नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व के उपागम के बारे में कि व्यक्तित्व के उपागम कौन कौन से हैं। व्यक्तित्व के उपागम है 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार है प्रारूप टाइप उपागम। सेकंड नंबर बात करें, पहला प्रारूप है टाइप उपागम। सेकंड बात करते हैं विशेषक उपागम। कौन सा है सेकंड नंबर? विशेषक उपागम। तीसरे नंबर की बात करें मनोगतिक एवं विश्लेषणात्मक उपागम। मनोगतिक उपागम। पहला है प्रारूप या टाइप उपागम, सेकंड है विशेषक उपागम और थर्ड है मनोगतिक उपागम। ये 3 उपागम है व्यक्तित्व के, इन्हीं को व्यक्तित्व के सिद्धांत कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने प्रारूप या टाइप उपागम जिन पर आधारित है उनके बारे में चर्चा की थी। जैसे शेल्डन का वर्गीकरण हमने देख लिया था कल, क्रेसमर का देखा, शेल्डन, क्रेसमर और जुंग का वर्गीकरण हमने किया और थॉर्नडाइक। तो ये प्रारूप टाइप उपागम, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं विशेषक उपागम की। विशेषक उपागम या इसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका शील गुण उपागम। विशेषक या शील गुण उपागम। विशेषक या शील गुण, दूसरा नाम है इसी का शील गुण। इंग्लिश में बोला जाता है इसको ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी। विशेषक या शील गुण, पहले जानने की कोशिश करिए कि शील गुण क्या होते हैं, विशेषक क्या होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करें, पहले डिटेल से इनको समझते हैं। तो शील गुण क्या है, पहले इसको जानते हैं। तो शील गुण क्या है? शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न शील गुणों से उसी प्रकार बनी होती है, ठीक जैसे छोटी छोटी ईंटों से मकान का निर्माण होता है। तो क्या परिभाषा है शील गुण की? शील गुण सिद्धांत के अनुसार शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसी ही बनी होती है, ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे छोटी छोटी ईंटों से मकान का निर्माण। छोटी छोटी ईंटों से मकान का निर्माण या मकान। अब
शील गुण क्या है ये समझ में आया। शील गुण के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे छोटी छोटी ईंटों से मकान का निर्माण होता है। क्या बात करते हैं यहां पर, शील गुण क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में, शरीर की रचना में क्या है, शील गुण इंपॉर्टेंट भूमिका है। जैसे क्या ईंटों के बगैर मकान बनना संभव है, नहीं, तो वैसे ही क्या हमारे अंदर भी शील गुण होते हैं। अब शील गुण क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी हो सकते हैं शील गुण, लेकिन शील गुण पूर्णतः वो होते हैं जो स्थायी होते हैं, लगभग क्या होते हैं, स्थायी होते हैं शील गुण। अब आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट का जो शील गुण का सिद्धांत है उसके अनुसार बात करते हैं हम कि आलपोर्ट ने दो प्रकार से विभाजित किया है शील गुण को, एक सामान्य शील गुण और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। तो सामान्य शील गुण क्या है, जो लगभग सभी मनुष्य में समान पाए जाते हैं, और बात करें हम व्यक्तिगत शील गुणों की तो वो क्या है, वो अलग अलग पाए जा सकते हैं, उनको 3 प्रकार से विभाजित किया है आगे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो शील गुण की परिभाषा आपको समझ में आई, व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे छोटी छोटी ईंटों से मकान का निर्माण होता है। तो ये है शील गुण। अब आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत क्या है, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, आलपोर्ट ने क्या किया है, 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है, सामान्य शील गुण, और सेकंड नंबर बात करें तो व्यक्तिगत शील गुण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये तो क्या है, सामान्य जो लगभग सभी में समान मात्रा में पाए जाते हैं, और व्यक्तिगत का मतलब क्या है, एक व्यक्ति विशेष का अपना शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण। तो ये क्या है, सभी में समान, लगभग समान होते हैं सभी में, और ये क्या है, एक विशेष शील गुण। एक बार फिर से समझ लो, आलपोर्ट का शील गुण के सिद्धांत में आलपोर्ट ने क्या किया है, 2 प्रकार से विभाजित किया है शील गुणों को। कौन कौन से, पहला है सामान्य शील गुण की बात करते हैं, सेकंड है व्यक्तिगत शील गुण की बात करते हैं। सामान्य शील गुण सभी में समान मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग सभी में समान होते हैं। व्यक्तिगत शील गुण की बात करें तो ये क्या है, विशेष होता है सभी में। जैसे गांधी जी ने भी तो एक विशेष शील गुण की बात करें, उनको गांधीवादी बोलते हैं। और जैसे कर्ण के बारे में बात करें तो क्या है, उनको दानशीलता का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या है, अभी बात करते हैं हम इनके जो व्यक्तिगत शील गुण को 3 प्रकार से विभाजित किया है उनके बारे में। कितनी प्रकार से विभाजित किया है इसको, 3 इसके और प्रकार हैं, किसके, व्यक्तिगत शील गुण के 3 टाइप्स में विभाजित किया है। पहला क्या है, कार्डिनल प्रवृत्ति, सेकंड की बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, और थर्ड नंबर की बात करें तो गौण प्रवृत्ति। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां तक समझ में आया सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत को फिर 3 उप प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है कार्डिनल प्रवृत्ति, दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति, और तीसरा है गौण प्रवृत्ति। अब हम कार्डिनल प्रवृत्ति की बात करेंगे, एक एक को अलग अलग समझते हैं क्या क्या है ये। तो यहां तक समझ में आ गया।
अब देखिए कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होती है। कार्डिनल प्रवृत्ति क्या है? यह एक ऐसा प्रमुख प्रबल गुण है जो छुपाया नहीं जाता है। क्या है? यह एक प्रमुख और प्रबल गुण है जो छिपाया नहीं जाता है। गुण है जो छिपाया नहीं जाता है, मतलब ये दिखाई देगा आपको, इसको छिपा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप कर्ण के व्यक्तित्व की, क्या कर्ण के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रकृति की बात करें तो क्या आएगी? कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होगी? दानशीलता। क्या होगी? दानशीलता। ऐसे महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्ति कैसी होगी? अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य, यह इनको महात्मा गांधी क्या गांधीवादी भी तो बोलते हैं। ऐसे ही हिटलर की बात करें तो हिटलर की क्या होगी? हिटलरवादी। अब आपको समझ में आ गया क्या गांधीवादी में क्या गांधी जी नहीं आएंगे? महात्मा गांधी शामिल नहीं है, तभी से तो क्या है? गांधीवादी है। क्या कर्ण के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति दानशीलता नहीं है? क्या कर्ण दानशीलता में नहीं आते हैं? क्या कर्ण दान नहीं करते हैं? तभी तो इनको किसकी उपाधि मिले? दानशीलता। तो ये बात है कि ये गुण क्या है? प्रबल है, प्रमुख गुण और प्रबल गुण है जिसको क्या है? छिपाया नहीं जाता है। तो ये बात होती है कार्डिनल प्रवृत्ति की। अब सेकंड बात करते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति। पहली क्या हो गई? कार्डिनल प्रवृत्ति, और सेकंड क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, धैर्य से समझना, इजी चैप्टर है बिल्कुल। तो सेकंड की बात करें, केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी है? केंद्रीय प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति क्या है? इसमें 5 से 10 जो शील गुण है वो क्या है? लगभग समान मिलते हैं। क्या है? 5 से 10 गुण क्या है? लगभग समान पाए जाते हैं। 5 से 10 शील गुण लगभग सभी में क्या पाए जाएंगे? समान। लगभग समान पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे सामाजिकता, उदासी और आत्मविश्वास, तो ये क्या है? ऐसे 5 से 10 गुण क्या है? सभी में लगभग शील गुण समान पाए जाते हैं। ये क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो तीसरी कौन सी है? गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति की बात करें तो ये क्या है? ये लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती है। चाहे गौण प्रवृत्ति लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती, इसकी समयावधि कम होती है। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति और कार्डिनल प्रवृत्ति है
उन दोनों की जितनी स्थायी नहीं है ये। तो क्या है? कम स्थायी। और क्या इसकी समयावधि क्या होती है? कम होती है। तभी तो इसका नाम क्या है? गौण परवर्ती। समयावधि कम होती है। अब इसकी बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे विशेष पोशाक की बात करें या फिर विशेष प्रकार की क्या है हेयर स्टाइल की बात करें। तो क्या विशेष प्रकार की पोशाक एक लंबे समय के लिए स्थायीशील गुण है? नहीं है। क्या विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल लंबे समय के लिए क्या है? स्थायी है? नहीं है। तो ये क्या है? गौण परवर्ती। केंद्रीय परवर्ती की बात की तो क्या है? इसमें 5 से 10 शील गुण क्या है लगभग समान पाए जाते हैं। और कौन सी? सामाजिकता, उदासी और आत्मविश्वास ऐसे शील गुण क्या है? सभी में लगभग 5 से 10 शील गुण समान पाए जाते हैं। अभी बात करें गौण परवर्ती की, तो गौण परवर्ती क्या है? कम स्थायी। समयावधि इसकी क्या होती है? कम होती है। उन दोनों की जितनी समयावधि नहीं होती है, केंद्रीय परवर्ती और कार्डिनल परवर्ती से कम स्थायी होती है। विशेष प्रकार की पोशाक की बात करें, विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल की बात करें, क्या ये लंबे समय तक स्थायी रह सकती है? नहीं रह सकती है। आगे हम बात करते हैं, यहां तक जो आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत है वो कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो आलपोर्ट का आलपोर्ट की तो बात कर लिया हमने, अब कैटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैटल की। कैटल ने कैसे शील गुण, तो कैटल का क्या है? कैटल का विशेषक उपागम। कैटल के विशेषक उपागम की बात करें, इन्होंने भी क्या बताया? 2 प्रकार के बताएं, एक तो सतही शील गुण और दूसरे क्या है? मूल शील गुण। क्या बात करती? सतही शील गुण। और दूसरी बात करते हैं मूल शील गुणों की। अब सतही शील गुण को क्या बोलोगे? सरफेस ट्रेट। क्योंकि ये क्या है? सतही विशेषक नाम दिया जाता है, या शील गुण या मूल शील गुण, या क्या है? मूल विशेषक की बात करें। और दूसरा क्या है? ये तो क्या है? सरफेस ट्रेट। और दूसरे की बात करें हम, तो ये क्या है? सोर्स ट्रेट। अब सतही शील गुण और मूल शील गुण क्या है? कैटल का विशेषक उपागम में बात करते हैं मूल शील गुण और सतही शील गुण की। तो मूल शील गुण तो क्या है? वो जो लगभग में क्या है? समान पाए जाते हैं, लगभग दिनचर्या में क्या होते हैं? ये दिखाई देते हैं। इसको प्रत्यक्ष भी बोला जाता है कि प्रत्यक्ष शील गुण जो हमें दिखाई देते हैं। और ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और ये क्या है? सतही शील गुण क्या है? प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो सतही शील गुण की बात करें, तो सतही शील गुण कौन से हुए? जो व्यक्ति की प्रतिदिन की प्रक्रियाएं हैं, जो मतलब दिन में कार्य करता है, जो प्रतिदिन प्रक्रियाएं, तो वो क्या है? उसके सतही शील गुण, उसमें जो नजर आने वाले सतही शील गुण है। जैसे वो क्या करता है? प्रसन्नता की बात करें तो क्या दिन में प्रसन्नता प्रतिदिन में क्या दिखाई दे सकती है हमें? लेकिन अगर हम बात करें निस्वार्थता की, वो क्या है? हमें दिखाई दे सकती है।
नहीं दे सकती है। तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये तो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से। यहां एक बार लिख लेते हैं इनको। सतहीशील गुण क्या है? वह जो क्या है? वह शील गुण जो हमारे प्रतिदिन के कार्य में क्या है? प्रतिदिन की क्रियाओं में, जो हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं में क्या है? प्रकट होते हैं, कान में लेते क्या होता है? प्रकट होते हैं। जैसे बात करें प्रसन्नता, सेकंड बात करें परोपकारिता, और सत्यनिष्ठा। अब ये वह शील गुण जो हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल रहते हैं, शामिल होते हैं, यहाँ ये लिख लो। अब ये शामिल क्यों होते हैं? यहां समझिए, प्रसन्नता क्या ये कभी कभी थोड़ी होगी हमारे अंदर? नहीं, ये क्या है? हमारे प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनमें शामिल होती है। क्या परोपकारिता कभी कभी होती है? नहीं। अगर परोपकारिता का गुण है तो क्या हो? हमारे प्रतिदिन छलकता है हमारे अंदर। क्या है? अगर परोपकारिता का शील गुण है तो वो प्रतिदिन छलकेगा। और सत्यनिष्ठा का, क्या आज हम सत्य बोल सकते हैं या 6 महीने बाद में सत्य बोलेंगे? ऐसा शील गुण नहीं है। तो ये क्या है? हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल होते हैं। और जो अभी बात कर रहे थे हम मूल शील गुणों की, वो क्या है? हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं, या वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? व्यवहार में शामिल होते हैं। बात कर रहे थे किनकी? मूल शील गुणों की। तो ये क्या है? प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल, यानी कि प्रतिदिन नहीं होते हैं, प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। अभी क्या है? दिखाई नहीं देते हैं। इनके लिए क्या करना पड़ता है हमें? ऑब्जर्वेशन। उस व्यक्ति की क्या है? हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उसको देखेंगे बार बार कि ये क्रियाएं करता है कि नहीं करता है। तो वो क्रियाएं तो थी बार बार करने वाली, अब ये क्रियाएं कभी कभी करेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे बात करते हैं निस्वार्थता की। सेकंड बात करें सामुदायिकता, और थर्ड बात करें हास्य। अब ये मिलकर के क्या बनाएंगे? मित्रता। जो एक नया ही शील गुण क्या हो गया? उत्पन्न हो गया, जो क्या हमें दिखाई देता है प्रतिदिन की क्रियाओं में। बताइए देगा क्या? मित्रता जो है वो क्या है? एक तीसरा, निस्वार्थ और सामुदायिकता और हास्य, इनसे मिलकर के क्या बना है? तीसरा ही एक नया शील गुण बन गया, जो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। तो ये मूल शील गुण थे, ये कैटल का विशेषक उपागम था। अभी हम बात कर लेते हैं मांग सिद्धांत, नीड थ्योरी की। क्योंकि नीड थ्योरी एक तो कहाँ आती है? इंग्लिश में तो नीड थ्योरी आवश्यकता का, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, उसको भी तो क्या कहा जाता है? नीड थ्योरी तो है। लेकिन वो किसकी दी हुई है? अब्राहम मैस्लो की। और ये क्या है? मांग सिद्धांत। इसको आवश्यकता का नहीं कहा जाता है सिद्धांत, इसको क्या कहा जाता है? मांग सिद्धांत। नीड थ्योरी। क्या है? नीड थ्योरी। अब मांग सिद्धांत या नीड थ्योरी दी किसने? हेनरी
मुर्रे ने। किसकी है? मांग सिद्धांत या नीड थ्योरी हेनरी ए मुर्रे की है। अब ये बात करते हैं कि जैसे मनुष्य वातावरण में रहता है, जो व्यक्ति वातावरण में रहता है उस वातावरण का दबाव या प्रेशर की बात करें तो वो क्या करता है, उससे व्यक्ति में कुछ मांग उत्पन्न हो जाती है। उनके बारे में बात करता है हेनरी। तो इसने क्या कहा है, जो वातावरण में क्या है, हम वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में के दबाव के कारण कुछ व्यक्ति में मांगे उत्पन्न होती हैं। उन्हीं मांगों की इसने क्या कहा है, व्यक्तिगत मांग बताइए। और व्यक्तिगत मांग कितनी बताइए? 40 व्यक्तिगत मांग बताइए। कितनी? 40 व्यक्तिगत मांग। 40 व्यक्तिगत मांग बताइए। अब 40 व्यक्तिगत मांग इन्होंने हेनरी मुर्रे ने बात की है, 40 व्यक्तिगत मांग की। और इन्होंने कहा है कि जब मनुष्य क्या करता है, व्यक्ति वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, वातावरण में रहता है, तो वातावरण के दबाव से उत्पन्न होती है ये मांग, इसके वातावरण के दबाव से उत्पन्न होती है ये मांग। अब बात करें हम इन्हीं मांगों को घटाकर के बाद में क्या किया गया, 15 व्यक्तित्व मांगे की। अब किसके द्वारा की गई? एडवर्ड्स के द्वारा। किनके द्वारा की गई? एडवर्ड्स के द्वारा। तो एक व्यक्तित्व मापन का जो परीक्षण या उपकरण है, उपकरण वो किसने लेकर, कौन लेकर आए थे? एडवर्ड्स। और उसका नाम क्या था? एडवर्ड्स पर्सनल, एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस, एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस शेड्यूल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में EPPS, एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस शेड्यूल, EPPS। इसकी बात करते हैं। अब ये क्या है कि व्यक्तित्व मापन का उपकरण है। क्या है? व्यक्तित्व मापन का उपकरण। व्यक्तित्व मापन का उपकरण, व्यक्तित्व मापन का उपकरण लेकर कौन आया? एडवर्ड्स। और एडवर्ड्स की अपने नाम पर क्या है? एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस शेड्यूल, EPPS। एडवर्ड्स ने क्या कहा है? एडवर्ड्स बात करते हैं इस जो ये लेकर के आए थे ना व्यक्तित्व मापन उपकरण EPPS, इसमें इन्होंने क्या किया है, बैठा करके कितनी मांगे की है? 15 व्यक्तित्व की मांगों को ही क्या दर्शाया है? व्यक्तिगत मांगों को दर्शाया है। 15 व्यक्तिगत मांगे ही शामिल की है इन्होंने। तो ये था मांग सिद्धांत, नीड थ्योरी। मैस्लो की अलग है, अब्राहम मैस्लो की, उसके बारे पहले ही वीडियो में हमने चर्चा की, अधिगम्य उसको पढ़ा था। एडवर्ड्स ने क्या किया है? 15 व्यक्तिगत मांगों को ही 40 से घटाकर क्या किया है? 15 व्यक्तिगत मांगों को इसमें ऐड किया है। किसमें? एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस शेड्यूल, EPPS में। हेनरी मुर्रे ने दिया मांग सिद्धांत। हेनरी मुर्रे का तो मानना था 40 मांग सिद्धांत, व्यक्तिगत मांग कितनी होती है? 40। और जो उत्पन्न कैसे होती है? वातावरण के दबाव से। इन्होंने ये माना। फिर एडवर्ड्स ने इनको बैठा करके 15 व्यक्तिगत मांग किसने दर्शाई है? EPPS यानी एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेंस शेड्यूल, जो व्यक्तित्व मापन उपकरण है। यहां तक आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जो मनोगतिक उपागम है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको या नेक्स्ट क्लास में वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।